नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोट 20 मई को डाले जाएंगे। 5वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 और यूपी की 14 के अलावा बिहार की 5 सीटों पर 80, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 22, झारखंड की 3 सीटों पर 54, लद्दाख की 1 सीट पर 3, उड़ीसा की 5 सीटों पर 40 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। 5वें चरण की तैयारियों के बीच पीएम मोदी का नामांकन भी चर्चा का विषय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की और सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच गए। इसके बाद पीएमडीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई पार्टियों के चीफ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। अब एक तरफ नामांकन की चर्चा तो दूसरी तरफ 5वें चरण की तैयारी। इसमें कौन होगा किस पर भारी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा का रण जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों और दिग्गजों का प्रचार तेज हो गया है। इस बीच बयानों की भी बौछार देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दों पर बात अभी भी कोई नहीं कर रहा। 5वें और 6वें चरण में यूपी और बिहार की सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कई लोगों के लिए साख का सवाल भी बनी है। उधर पीएम मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन किया। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू वाराणसी पहुंचे और कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, चिराग पासवान, पशुपति पारस भी वाराणसी पहुंच गए। पीएम मोदी दशमवधेव घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो गए और दर्शन करने के बाद नामांकन दाखिल किया। यहाँ 4 लोग पीएम मोदी के प्रस्तावक बने। इतना बड़ा जन सैलाब लेकर पीएम मोदी ने आने वाले चुनावी चरण के लिए ताकत दिखाने का प्रयास तो किया है। अब ये कितना सार्थक होगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर आज पीएम मोदी के नामांकन में 4 लोग पीएम मोदी के प्रस्तावक बने। पंडित गणेश्वर शास्त्री, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर। पीएम मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन तो कर दिया, लेकिन 5वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। खासतौर पर यूपी की 14 सीटें, जिनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। इसी तरह बिहार की 5 सीटें, जिनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। यूपी की इन 14 सीटों पर पिछली बार सभी 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। वहीं बिहार की 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। उधर यदि 6वें चरण की सीटों को देखें तो 6ठे चरण का मतदान 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 25 मई को होगा, जिसमें बिहार की 8 तो यूपी की 14 सीटें शामिल हैं। बिहार की 8 सीटों पर 6ठे चरण में मतदान वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। वहीं यूपी की 14 सीटों पर 6ठे चरण में मतदान सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। जाहिर है पीएम मोदी का नामांकन और जन सैलाब के साथ उनका आत्मविश्वास इन सीटों पर विजयी पताका फहराने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इस बार इंडिया गठबंधन इसमें कितना सेंध लगा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो देखिए, पांचवें चरण का पंच तो है ही और पीएम मोदी का नामांकन भी हुआ है। पांचवें चरण के साथ साथ छठवें चरण की जो सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ 2 चरणों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पीएम मोदी का नामांकन हो चुका है और जिस तरीके से 12 राज्यों के चीफ उनके साथ थे और जिस तरीके से एक पूरा ऑरा देखने को मिला, एक जनसैलाब देखने को मिला नामांकन के बाद, तो निश्चित तौर पर ये शुरू से तय है देखिए कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण तो हमेशा ही रहता है किसी को भी सत्ता में बिठाने और गिराने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बाकी की जो सीटें बची हैं, आप पूर्वांचल की तमाम सीटों को देखिए तो निश्चित तौर पर ये गुणा भाग इसका कुछ भी कह लीजिए या समीकरण कह लीजिए, बनाने बिगाड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर मजबूत रही है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन है और ये कितनी बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार प्रथम चरण से अभी तक देख लीजिए मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरता गया। दूसरी चीजें चौथे चरण में थोड़ी सी चीजें अच्छी दिखी, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार चीजें बहुत अलग दिखती हैं। एक राह एक बात पर नहीं है, हर चरण में चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि क्या समीकरण भी बदलेंगे, ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ेंगे। केसी जैन जी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मुन्ना खान जी का भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नासिर सलीम हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर सलीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद खोखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत संजय जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? कनेक्ट है। जरा कांग्रेस कनेक्ट नहीं। केसी जैन जी, आप बोल रहे हैं? केसी जैन जी, मेरे मेहमानों में से किसी ने कहा कनेक्ट है। कांग्रेस और बीजेपी कनेक्ट है हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस कनेक्ट है। अच्छा, कांग्रेस कनेक्ट है। मुन्ना जी, आप बोल रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी जी जी, चलिए ठीक है, तो फिर चर्चा की शुरुआत आप ही से हो जाए। और मुझे लगता है इस बार तो इंडिया गठबंधन है, तमाम लोग इस चर्चा में भी मौजूद हैं। नामांकन हुआ और वो जो ऑरा दिखा उसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। सबने देखा क्या, कैसे और किस तरीके से हुआ एक विजय पताका फहराने के लिए। मतलब एक कहते ना कि चीजें एक आत्मविश्वास वाली दिखती हैं, लेकिन जिन सीटों पर हम 5वें और 6वें चरण को लेकर चले, पूर्वांचल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जो है कितनी सेंधमारी कर पाएगा, क्योंकि 5वें चरण की सारी सीटों को आप देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश की आप रायबरेली को छोड़ दीजिए, बाकी सब बीजेपी के पास रही है। तो मुझे लगता है ये चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, गठबंधन के लिए चुनौती नहीं, इस बार जो चुनाव है सीधा जनता और सरकार के बीच में, इसलिए चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा रखी है। आज आपने देखा भाषण में किस तरीके से वो रो रहे थे, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे कि मित्रों चौथे चरण के मतदान के बाद फुल बहुमत में बनने जा रही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं कि उसके शब्द जो थे वो शब्द बयां कर रहे थे कि चौथे चरण के बाद उसके होश उड़े हुए हैं। 160 सीट लगभग उसको अब आ रहा है। 3 चरण बचे हैं, 20 या 60 सीट, तो 200 सीट के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। ये उसका इंटरनल सर्वे बता चुका है। इसलिए अब देश के जो प्रधानमंत्री है वो अनगढ़ बातें करने लगे। पहले वो विकास की बात करते थे, युवा के रोजगार की बात करते थे, किसानों की समस्या की बात करते थे, व्यापारियों की व्यापार की बात करते थे, लेकिन अब वो बात हिंदुस्तान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान की कर रहे हैं। इससे यह पता लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं रास्ता अब भटक चुकी है और अब ये इमोशनल होना चाह रही है, ताकि इमोशनल होकर के कोई मंदिर के नाम पे वोट दे दे, कोई मस्जिद के नाम पे वोट दे दे, कोई शमशान कोई कब्रिस्तान के नाम पे वोट दे दे। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है कि उसे विकास चाहिए। जो उसके घर में बच्चे बेरोजगार है उसके लिए रोजगार चाहिए। अगर किसान भाई है तो वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी आत्महत्या न करूं। सरकार जिस तरीके से अडानी के कर्जे माफ किए, हमारे भी 4,60,000 करोड़ जो कर्जा है किसान का वो माफ करे। तो ये कहीं ना कहीं होता नहीं दिख रहा। इसीलिए जो परिणाम है वो बिल्कुल मोदी जी के कहने के विपरीत है। जो 400 का पार का जो नारा था
वो धराशायी हो चुका है, क्योंकि 3 चरणों के बाद जो चौथे चरण के जो चुनाव हुए, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शाह और शहनशाह की नींद उड़ा चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, अब ये लोभन दे रहे हैं, अब ये गारंटी की बात कर रहे हैं, तो जनता इससे पूछ रही कि पहले वाली जो गारंटी थी उसका क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियां इसकी गारंटी थी, कांग्रेस पार्टी ने किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था, देश की जनता ने नहीं कहा था, ये मोदी जी ने कहा था। मित्रों, साल के 2 करोड़ नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो 35 रुपए डीजल मिलेगा, 50 रुपए पेट्रोल मिलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। 2 करोड़ नौकरियों की तो छोड़िए आप, साल के 1 लाख नौकरी नहीं मिले। 78 करोड़ युवा इस आजाद देश में बेरोजगार है, और युवा किसके बेरोजगार है उससे जाके पूछिए। अगर मेरा बच्चा बेरोजगार है तो हमारे सर पे हिमालय से बड़ा पहाड़ की तरह वो बैठा हुआ है। किसी का भी बेरोजगार बच्चा किसी के घर में अच्छा नहीं लगता। ये सरकार की विफलता ये जनता क्यों भोगे? सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई तो जनता क्यों त्राही त्राही करेगी? ठीक है। इसीलिए 2024 में इसका झोला उठाना जाना और तय है। चलिए ठीक है, अब वो तो सीटों के समीकरण देखिए, वोटिंग होगी तो मुझे लगता है सारी चीजें सामने आएंगी। अभी उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, ठीक है। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी वर्मा जी, आपकी आवाज। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है बिहार की भी 5 सीटें, 5 चरण में जो सीटें हैं वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनडीए के पास रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, और ये समीकरण बहुत प्रभावी होंगे। देखिए, हम आज यदि ये बात करें कि मोदी जी जो कह रहे थे वो उन्होंने किया नहीं, तमाम चीजें सब एक तरफ है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार और वर्तमान में जो इलेक्शन हो रहा है, सारी चीजों को यदि देख कर चले तो मुद्दों पे तो कहाँ ही बात हो रही है, आप बताइए ना। यहाँ तो सीधे सीधे जातिगत समीकरण, वोट बैंक, फैक्टर, कैंडिडेट और जिसका जो गढ़ है, यहाँ की राजनीति में तो यही सब आया है शुरू से। देखिए, मुद्दे की बातों से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भटक चुके हैं। उनको तो खुद विश्वास नहीं है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वो नौकरी के एजेंडा पर की बात करे, विकास की बात करे। वो तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। और जहां तक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो सवाल है, उसने एक ऐसी लकीर खींची है इस देश की राजनीति में। 17 महीने के इस कार्यकाल में उसने जो बिहार में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, उस फ्रंट पर अब तमाम पार्टियों को आना पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को एक दिन पटना में रात में स्टे करना पड़ा और दूसरे दिन भी रोड शो करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा की कितनी, एनडीए की बिहार में कितनी अधिक हालत खराब है। और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ राखी जी कि ये जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, हम लोग 25 के आसपास सीट जीतने जा रहे हैं। मैं 40 सीट जीतने का दावा नहीं करता हूं। और रहा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का, तो अभी 380 सीट का चुनाव हुआ है और ये कह रहे हैं भाजपा वाले, एनडीए वाले कि मैं बहुमत में आ चुका हूं। भाई, आप बहुमत में क्या आ चुके? प्रधानमंत्री जी हमारे खुद घबराए हुए हैं। आप सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश में घूम घूम करके अपने सहयोगी दल के और अपने दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए पहुंचता है, और खुद अपने ही नॉमिनेशन में 17 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री को बुला करके अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी अधिक आंतरिक घबराहट में, उसको खुद पता है कि मैं चुनाव जीतूंगा या ना जीतूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री को अगर आत्मविश्वास होता तो वो अकेले जाता और नॉमिनेशन करता, जनता के साथ जाता, तमाम बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को जुटा करके, केंद्रीय मंत्री को जुटा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कितना अधिक दिख चुका है। और मैं बता दूं कि जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है इंडिया महागठबंधन के, कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 1 करोड़ रोजगार निश्चित रूप से दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया नहीं है। हमसे जो हो सकता है, केंद्रीय सरकार में जो वैकेंसी है उसका हमने सर्वे करवाया, हमारे इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर हमने कहा है कि मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, तो दूंगा 1 करोड़। तेजस्वी जी ने जो कहा था, वो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार हमारी बनती है केंद्र में, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इस चीज को लागू कराएंगे। और मैं एक बात और अपने ही महागठबंधन के नेताओं से अपील कर देना चाहता हूं कि जो बचा हुआ चुनाव है, राहुल गांधी जी से भी मेरी आग्रह है कि वो राहुल गांधी पूरे देश में तेजस्वी यादव जी को अपने साथ घुमाए। तेजस्वी यादव जी आज के डेट में
बिहार ही नहीं, वो अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उसकी मास अपील मतलब इंडिया महागठबंधन के नेताओं में सबसे अधिक बन चुकी है। संजय जी, छठवें चरण में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आजमगढ़ में एक प्लान है, इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली प्लान है आजमगढ़ के लिए। मुझे लगता है बड़ी पहली रैली होगी, वहां पे तमाम दिग्गज दिखेंगे आपको। तो कोशिश तो ये है कि ममता बनर्जी से लेके तेजस्वी से लेके तमाम दिग्गज जो है वो उस रैली में शामिल हो। तो वो सीट का खैर गुणा भाग भी बहुत अलग है, तो ये तो जरूरी है कि इंडिया गठबंधन सब जगह एकजुटता के साथ दिखे। ठीक है संजय जी, 1 मिनट, वापस आऊंगी मैं आपके पास। नासिर सलीम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी नमस्कार। जी आवाज आ रही है रेखा जी? राखी जी, सर राखी नाम है मेरा। ठीक है, राखी जी बताइए। चलिए नासिर जी, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जिस चर्चा पे बैठे हैं, एक तरफ पीएम मोदी का नामांकन, वो जो ऑरा दिखा, वो एक जो कहते हैं ना सभी लोगों का होता है, लेकिन क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा चेहरा ही कह लीजिए पूरे इलेक्शन में, आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो एक तरफ वो, उनकी पूरी टीम, उन्होंने जिस तरीके से एक ताकत दिखाने का, जन सैलाब उमड़ा के एक तमाम चीजें दिखाने की जो एक कोशिश या एक उनका जो प्रयास था, जो उनका कॉन्फिडेंस दिखा, और दूसरी तरफ पांचवा और छठवां चरण जो बेहद महत्वपूर्ण होगा, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा, हो सकता है निर्णायक भी साबित हो जाए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश से ही साफ पूरी तस्वीर होती है, वो रास्ता ही निकलता वहां से है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं पांचवें और छठवें चरण की जो पूर्वांचल की सीटें हैं खासतौर पर उनके लिए? जी देखिए राखी जी, हमारा ये मानना है, मैं जोड़ा अपने पैनल पे, मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है राखी जी, आई डोंट नो अगर आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, बखैर मैं बोलूंगा। देखिए आपने जो सवाल पूछा है राखी जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारा ये मानना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आधा से ज्यादा जो मतदान होने थे वो हो चुके, 4 चरण में जो होने को आया है वो आपके सामने है। तो वो ये है कि वोटर जो है बहुत समझदार हो गए हैं, वोटर समझ गए हैं कि किसको, देश को किसके हाथ संभालना है। और अगर आप एक वोटिंग ट्रेंड देखेंगी अभी जी, आपको समझ में आएगा कि जो एक ट्रेडिशनल मोदी जी का जो वोटर था वो आज बाहर निकल के नहीं आ रहा है, तो वोट नहीं कर रहा। और उसके कई कारण हैं। कारण इसलिए हैं क्योंकि जो भी उन्होंने दावे किए थे 2014 और 19 में खास करके, आज उन सब जो उन्होंने दावे किए वो सब में विफल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े वादे थे जनता के बीच में, और कई मुद्दे, और खास करके उत्तर प्रदेश में, राजनीति जो आपने जो सवाल उठाया कि देश का जो रोड है वो उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, प्रधानमंत्री का जो रोड है। और हमारा ये मानना है कई मुद्दे जैसे कि पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पेपर लीक के मुद्दे, हर साल पेपर लीक हुए, और डबल इंजन की सरकार, प्रशासन का सेक्टर में, केंद्र में इनकी सरकार, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। किसानों डिमांड थी बार बार, किसान भाई यही बोले जा रहे थे राखी जी कि हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए, कानूनी गारंटी के तौर से आप आगे लाइए। उसके विषय पे इन्होंने इतना टाइम जाया किया। क्रम पे जब 2014 में मोदी जी की सरकार, सिलेंडर 400 रुपए था, आज वो 1100 रुपए से ऊपर हो गया है एक गैस का सिलेंडर। तो और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी। आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश में ये देखिए, जितने नौजवान जो हैं, नासिर जी आपकी आवाज उठाई है कि भैया हमें रोजगार दीजिए। और हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है विपक्ष को डिरेल करने को, वो इनकी रुकावट दिखती है। भारतीय जनता की विफलता कर चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं, जनता ने अपना मान दिया है। और जहां तक आपके सवाल है जो हैं, मैं आप पूरे दावे की बात कह सकता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री वापस नहीं आ रहे। ठीक है मोदी जी नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, जमीनी तौर से हम लोग जुड़े हैं। मैं
उत्तर प्रदेश का दौरा मैंने किया है और मैं बता रहा हूँ, मैं लगातार जनसंपर्क में है। हम लोग की तरह ये नहीं है कि बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टरों में जाएं और हवाई जहाज में जाएं और हेलो और बाय बाय और टाटा करें। हमारा जनसंपर्क हर गली में जाने का है, हर सबसे मिलने का है। जो सबसे आखिरी आदमी खड़ा है उससे मिलके उसके दुख दर्द में खड़े होके समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। एक किसानों की पार्टी है, एक गरीब दल की पार्टी थी ये, और हम लोग लगातार पीडीए की सरकार के तौर पे हम लोग इसको पीछे हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगे और केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं आखिरी चीज आपके सामने बोलना चाहूंगा राखी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं ने अपना मूड बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाएं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और वो मूड तब बनाएंगी जब उनको दिखता है कि चीजें विफल हो चुकी, उनको दिख रहा है कि सब्जी महंगी हो गई, उनको दिख रहा है कि आप तेल खाने का बनाने का जो तेल है महंगा हो गया है, कि महंगाई पे सब्जी, ठीक है, टमाटर सब महंगा है। ठीक है नासिर जी, मैं बीच में रुकूंगी, तो वापस आती हूँ। ठीक है, जो है सोच समझ के वोट करेगा और बीजेपी को बाहर फेंकेगा। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, आवाज पहुंच रही है? केसी जैन जी, मुझे तो लगता है, मैं सीटों पर बात कर रही हूँ, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, 5वां 6वां चरण दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। और इस चरण के बाद मुझे लगता है, क्योंकि एक अंतिम दौर में हम धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं, नामांकन पीएम मोदी का हो गया, एकजुटता, तमाम चीजें, देखिए बीजेपी के लिए तो ये सब बोलने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है यहाँ मुद्दों की बात तो है, गठबंधन मुद्दों को उठा तो रहा है, जो आप भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से नहीं कहती हुई दिखती है। लेकिन मुझे लग रहा है बिहार में आप चले जाइए या उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मुद्दे एक अपनी जगह है, क्योंकि देश का चुनाव है, मुझे लगता है ना, और उस पे बात ना होके जो समीकरण है वो बहुत प्रभावी होते हैं। तो यहाँ चुनौती दोनों के लिए, देखिए गठबंधन के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ज्यादा से ज्यादा कब्जा करके रखा है दोनों ही जगह पे। तो मुझे लगता है चुनौती आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि सेंधमारनी करने के लिए ये अलग से तैयार है और इस बार तो टीम के रूप में है। जी जी, देखिए राखी जी, बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपने जो चुनौती की बात कही, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। आप देखिए, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव को लड़ते हैं। और उसके बाद में विपक्ष की, चाहे अखिलेश यादव जी हो या अन्य पार्टियों की तरीके से ये नहीं कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार में नहीं गए, हम गए होते तो भी सीटें जीत रही होती। तो दूसरी बात यह है कि रही बात चुनौती की, यही सारी चुनौतियां हमारे पास जब 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तब भी हमारे सामने चुनौतियां थी, और तब भी गठबंधन में लड़े थे, इसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। चलिए एक बार हो गया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 2019 में गठबंधन किया बहन जी के साथ में। परिणाम क्या हुआ कि परिवार की जो 5 सीटें हुआ करती थी वो भी हार गए, वो चाहे अक्षय जी रहे हो, चाहे धर्मेंद्र जी रहे हो, चाहे डिम्पल जी रही हो। उसके बाद में देखिए कि जहां तक चुनाव में चुनौती की बात है, आप अभी जो विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ, ये भी आप देखिए कि किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से गठबंधन किया, और तमाम सारे घटक दल जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, वो चाहे आरएलडी हो, चाहे आप देखिए बहन जी हो, बहन जी आज अलग चुनाव लड़ रही हैं, 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में थी, और 2022 में जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव लड़ा, आरजेडी को साथ में लेकर के, राजभर जी को साथ में लेकर के, और कई सारे छोटे दलों को साथ में लेकर के, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। ठीक है, केसी जैन जी, केसी जैन जी कर रहे थे। अरविंद खोखर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। अरविंद खोखर जी, मुझे लगता है 5वां चरण है, यूपी की 14 सीटें हैं, बिहार की 5 हैं, और इसके बाद 6वें चरण में बिहार की 8 हैं और यूपी की 14 हैं। यूपी की सीटें बहुत ज्यादा ही हैं, क्योंकि 80 सीटों के समीकरण पर यदि बात करेंगे बहुत वक्त हो जाएगा, लेकिन चरण दर चरण लगातार हम उस पर चर्चा में क्योंकि हमेशा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुझे लगता है एक आध जगह तो ये कहानी है कि एक सीट मिल गई हो तो मिल गई हो कांग्रेस को, बाकी की जगह स्थिति बहुत अलग है। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण ऐसा है कि मुद्दे हम देख रहे हैं किस तरीके से हैं, लेकिन बिहार
और उत्तर प्रदेश को यदि समझें, आपको लगता है मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ डालते हैं? क्योंकि यहाँ की तो राजनीति बहुत अलग तरीके से होती है, और इस बार कितनी चुनौती होगी? क्या इंडिया गठबंधन जो है यहाँ सेंधमारी करता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, सेंधमारी करने की जो इंडिया गठबंधन, जिसको बीजेपी इंडी गठबंधन कहती है, पूरी कोशिश वो कर रहा है। और जो रणनीति के हिसाब से जो टिकट भी दिए, खास करके जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं, उनमें जातिगत समीकरणों में ऐसा ध्यान रखा गया कि किताबी आंकड़ों के हिसाब से या राजनीतिक जो जातीय गुणा भाग है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें वो खड़ी कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है और जो बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पे जो बरकरार है, उसको देखते हुए लगता है कि शायद बीजेपी को लगता है कि वो जो इंडिया गठबंधन है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और देखिए, जहां तक ये पिछले जो चरण हुए हैं, जैसे आज अमित शाह ने खुद भी कहा है कि उसमें उनको बहुमत मिल चुका है, और जो हमारे जो कांग्रेस के जो मित्र हैं जो बैठे हैं, उसमें उनका कहना है कि बीजेपी 160 के करीब है। ये तो पता 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, कई मायनों में ये जो लोकसभा चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। ये पहली बार अगर आप देखेंगे बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है इसमें कि जो उम्मीदवारों का जो चयन बीजेपी ने किया है, अब 5वें चरण में 7वें चरण के उम्मीदवार देखिए, उनमें जो उम्मीदवारों का चयन में ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब उनके क्षेत्र में, यहाँ तक कि उनकी जो राजनीतिक, जिसको कहते हैं राजनीतिक, बेहद कम है। ये चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पे हो रहा है चुनाव ये, और मोदी ही को हटाने का चुनाव है और मोदी को फिर से लाने का चुनाव है। कई जगह तो स्थिति आपको रखी ये आई है कि जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है जिसको टिकट दिया गया है, वो एसडीएम ऑफिस में जब पर्चा भरने के लिए गया, पुलिस ने उसको रोक दिया है। उसको बताना पड़ा कि भाई मैं उम्मीदवार हूँ। तो स्थिति यहाँ तक है। तो बीजेपी का ये चुनाव, मुद्दे इसमें कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक ही है जो 2014 में था, जो 2019 में था और 2024 में था, कि मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। और इसी मुद्दे के आसपास मोदी जी ने फिर पूरा चुनाव आसपास फिर उसके आसपास विपक्ष ने काफी स्टार्टिंग में कोशिश करी कि इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ इसको बनाया जाए किसी तरह से। लेकिन मोदी आज के दौर में इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की दौर की राजनीति का सुपरस्टार है। वो अपने आसपास ही चीजों को चलाते हैं। लाइट कैमरा एक्शन हमेशा उन्हीं के आसपास ही रहता है और उसी के हिसाब से रणनीति को तय करते हैं। विपक्ष की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अंत में मोदी ने घेर करके चुनाव फिर अपने आसपास ला दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे। देखिए, जो अभी जेल से छूटे हैं, मतलब जमानत पे बाहर आया केजरीवाल, उन्होंने तक ये कहा है कि अगर मोदी को 2024 में जो है अमित शाह प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि देखिए, अब भी जो है बीजेपी के जो विपक्षी नेता मान के चल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आने जा रही है। रणनीतिक रूप से तो ये है। बाकी जो फिलहाल जो पूर्वांचल की बात होगी, ज्यादातर पूर्वांचल में कांग्रेस का वैसे कोई बड़ा कड़ा खास आधार नहीं है। वहां पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी तीखी लड़ाई होती रही है। बल्कि पहले तो बीजेपी वहां तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। जो असली जो लड़ाई होती थी वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी। लेकिन बीजेपी ने अब जैसे जैसे अपने आप को वहां बनाया, बीजेपी वहां प्रमुख दल आ गई और जो पार्टी सेकंड नंबर की लड़ाई वहां पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। लेकिन बीएसपी जो अचानक से जिस तरह से शांत हुई है, वो भी एक रणनीतिक रूप से उसका कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको फायदा देगी, बीजेपी को देगी या किसको फायदा। फिलहाल जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से इस टाइम बीजेपी के सामने चुनौती है क्योंकि सीटें उसको बचानी है, क्योंकि सरकार में है, उसको सरकार बनानी है। विपक्ष के पास होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास तो सरकार वैसे भी नहीं है उनके पास। तो असली जो मेहनत है इस टाइम वो नरेंद्र मोदी को करनी है। और नरेंद्र मोदी उसमें जिस तरह से जो भव्य रोड शो किया है, उन्होंने जो राजनीतिक ताकत दिखाई है, इतने सारे मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके 6 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है, जो इतने टाइम तक चला है और अथाह भीड़ उसके अंदर दिखाई दी है। और इवेंट मैनेजमेंट में तो बीजेपी का वैसे भी कोई साथ नहीं। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव उनके ही घूम रहा है। उम्मीदवार ज्यादातर उम्मीदवारों को लोग नहीं पहचानते हैं। चुनाव जो वोटिंग बूथ में जो वोट देने जा रहा है, वो 2 ही चीजों को देख रहा है कि मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। इसमें जिसके ज्यादा वोटर निकल के आ जाएंगे, 4 जून का पलटा उसका बिल्कुल भारी रहेगा। लेकिन जितने हमने अब तक समझा है चुनावों को, जितना यूपी में जितने टर्नों का चुनाव हुआ है और जो आसपास जो देखे भी है घूम करके, चुनाव में बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। चुनाव किस तरफ है ये तो 4 जून को बताएंगे, लेकिन चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। इसमें बीच की सीटें ये नहीं है कि इसकी कितनी घटेंगी, इसकी कितनी बढ़ेंगी। जिसकी भी आएंगी सीटें, और 4 जून को बिल्कुल आप इस पर देख लें, बिल्कुल एक तरफा सीटें आने जा रही है। जिसकी भी वो आएंगे, भविष्यवाणी पहले करनी ठीक नहीं होती, ना कोई ऐसा कोई पैरामीटर होता है किसके आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय है। इतना हमारा भी अपना अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि एक तरफा चुनाव है। और देखिए, सोशल मीडिया पे, हालांकि इस बार चुनाव में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सोशल मीडिया पे अगली बार बीजेपी को बड़ी टक्कर मिल रही है। मैदान में कितनी मिलेगी, ईवीएम में कितनी मिलेगी वो नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया पे पहली बार बीजेपी अपने आप को घिराव पा रही है। क्योंकि जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो सोशल मीडिया पे उसी लेवल के टक्कर उनको दे रहे हैं, उसी तरह के मीम्स है, उसी तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उसी तरह के जो है उनके खिलाफ जो बातें की जाए, जिसमें माहिर पहले बीजेपी होती थी। तो चुनाव कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन
ये है कि बीजेपी अब इसको जानती है कि चुनाव में जो अगले जो चरण बचे हुए हैं, अगर उसमें मेहनत कर ली, पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रही, तो उनकी सीटें अच्छी आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पूर्वांचल की सीटों को साधना और वहां की राजनीति को समझकर काम करना, मुझे लग रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बाकी मुद्दे तो पहले चरण के बाद छूट ही गए हैं। यहाँ वो चीजें कोई इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाएंगी। जैसे कुछ बातें निकल कर आई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, सब अपनी जगह पे है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर यदि हम आज रोजगार और तमाम चीजों की बात करें तो उसे एक तरफ रखें, बहुत गंभीरता से समझना होगा। एक एग्जाम्पल है, अभी बात निकली थी क्योंकि पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट की, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी क्योंकि उनका ये गढ़ रहा, लेकिन उसे बचाएंगे कैसे? एक तो महत्वपूर्ण बात देखिए, एक छोर पर वाराणसी आता है, पीएम मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, और दोनों क्षेत्रों के बीच में आजमगढ़ है। तो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए है। और यहाँ की बाकी की जो सीटें हैं जो छठवें चरण में आएंगी, तो निश्चित तौर पर ये पांचवा और छठवां चरण कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका देकर जाएगा। देखिए राशि जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को, खास करके मोदी जी को सत्ता में बने रहना है, तो ये जो चरण है, पांचवा छठवां चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे ज़्यादा मैंने अधिकांश सीटें, इक्का दुक्का छोड़ दी थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं या एनडीए के पास हैं, जो उनके घटक दल हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये चुनौती तो है कि ये सीटों को जो पुरानी हैं उनको रोक पाएँ या फिर जो है पूरी की पूरी सीटें जीत लें। मेरा ये कहना कि अगर विपक्ष इसमें सेंधमारी करता है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और ख़ास करके एनडीए को होगा। आपने देखा होगा दोनों चरण के, पाँचवें और छठे चरण के चुनाव की बात करें, आज जितना बड़ा मेगा शो हुआ है वाराणसी में, ये बताने की कोशिश की गई है कि उनके सारे घटक दल उनके साथ हैं, 12 राज्य के मुख्यमंत्री साथ में, और उसके अलावा बहुत बड़ा रोड शो हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी जी की लोकप्रियता जितनी है उसको देखते हुए ये रोड शो किया गया है ताकि इन सीटों पर प्रभाव जमाया जा सके। और ये जो पूर्वांचल की और भोजपुर इलाका जो कहलाता है बिहार और उत्तर प्रदेश का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैक्सिमम सीटें जो है इनको 2019 में यहाँ पर मिली थी, इसके पहले भी मिली थी। बात रही आपने आजमगढ़ की सीट का बात कहा, वो देखिए 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, एक उपचुनाव हुआ, उन्होंने जब सीट छोड़ा तो वो जो है समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन बहुत कम मतों से, महज 11,000 से। वहाँ जो समीकरण थे उपचुनाव के कुछ अलग थे, तो वहाँ ज़रूर एक तरह से चुनौती मिल सकती है। एक सबसे बड़ी बात है राखी जी, इस पूरे इलाके को आप देखिए, ये मोदी जी जिस तरह से, अगर मोदी जी अकेले जाके पर्चा भराते तो भी बनारस की सीट उनके पास थी, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पर उनकी लोकप्रियता और इवन उनका खास करके बनारस के लिए, वैसे तो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता के सामने विपक्ष का कोई नेता नहीं टिकता है। लेकिन फिलहाल बनारस के लिए अगर इतना बड़ा मेगा शो नहीं करते तो भी मोदी जी, अगर कोई ऐसा होता तो ऑनलाइन भेज देते तो भी जीत जाते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस क्षेत्र में दबदबा बनाने का है। और ये जो चरण है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सारी सीटों को इनको जीतना पड़ेगा। इन्होंने यूपी में 80 की 80 सीटों को जीतने का नारा दिया है कि सारी सीटें जीत जाएंगे। अगर मान लीजिए 2-3 सीटें भी खिसक जाती तो 80 का तो उनका टारगेट पूरा नहीं होता। ठीक उसी तरह से जैसे 400 पार का नारा उन्होंने दिया हुआ है, तो ये एक तरह से उनकी स्ट्रेटजी है। और प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम होता है एक बड़ा भव्य होता है और तमाम चीज़ें होती रही। लेकिन रही बात है कि अभी खोखर जी ने कहा ना कि इस इलाके में यहाँ के समीकरण को समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट जो सारे समीकरणों को देखते हुए उतारा है। तो अगर कहीं पर लोगों को लगा कि वहाँ का नेता कैसा है, जैसे बहुत सारे नेता हैं जिनको पहचानते नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता कभी कभी बड़ा उल्टा पुल्टा काम कर देती है, कई चुनाव में देखा बड़ा उलट फेर कर देती है। अगर मान लीजिए नेतृत्व के या लोकल लीडरशिप पर भरोसा जताया लोगों ने और लोगों को लगा कि हमें लोकल सांसद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एक कठिनाई तो खड़ी होती है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये जो पूर्वांचल का इलाका है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए, लगभग जो है 90-95% सीटें इनके पास हैं, उनको रोकने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है। शायद आज का बनारस का जो मेगा शो है वो एक तरह से पूरी तैयारी है कि ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता अभी भी वहीं बरकरार है और शायद इस सीटों को बचा पाने में सफल हों। अन्यथा ये बात तो तय है
कि उनको सत्ता बचाने के लिए इस क्षेत्र में अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और केसी जैन जी, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि देखिए चुनौती तो है और आपने भी इस चीज को स्वीकारा है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है खोने के लिए, गठबंधन के पास पाना है उन्हें, तो उनकी अपनी मेहनत है, वो एक अलग बात हुई। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मैं फिर वही बात बोलूंगी, यहाँ के समीकरण फैक्टर्स बहुत अलग हैं और जहां तक ठीक है कांग्रेस को छोड़ भी दिया जाए इन दोनों जगहों पर, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक बसपा है, समाजवादी पार्टी है, बिहार तरफ चले जाए तो आरजेडी है, ये तो वो मुख्य दल हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि सब एक तरफा चला जाएगा, क्योंकि इस बार गठबंधन में है ये सब। जिसकी बात हो रही है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस को लेकर के हो, चाहे समाजवादी पार्टी, इनके सबके पत्ते खुल चुके हैं। ये वही आरजेडी पार्टी है जिसको कांग्रेस ने आरजेडी के मुखिया को जेल भेजा था, लालू प्रसाद यादव जी को। आज उनको गले लगाए घूम रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, अभी रोजगार की बातें कर रहे थे। अरे जो खुद 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देते हो, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर आप रोजगार देने में सक्षम थे तो 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता क्यों बांट रहे थे? दूसरी बात ये कि आपने उस योजना को ही बंद कर दिया और सिर्फ योजनाओं का बंदर बाट हुआ। राजीव गांधी जी स्वयं कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई 85 पैसे खाने की हिम्मत किसके अंदर थी, किसकी हैसियत थी, किसकी औकात थी वो पैसा खा जाए? इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर विधायक थे ना। और ये पत्ते जो है परत दर परत लगातार खुलते रहे। आप देखिए केजरीवाल जी की पहली एप्लीकेशन कांग्रेस ने दी कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। चुनाव जब आया तो फिर एक साथ हो गए, गलवैया करने लगे। अब कह रहे हैं केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। अभी भी देखिए ईडी और सीबीआई का सिर्फ और सिर्फ गुणगान कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हार का ठीकरा किसके फोड़ना है, इसकी बिसात बिछाई जा रही है, इसकी तैयारी हो रही है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, वहां पे 2 घंटे पोलिंग बूथ बंद रहा। चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, हमारे वहां पे बीएलओ पर्ची बांटने रह गया। फिर कहेंगे ईडी ने गड़बड़ कर दिया, फिर कहेंगे सीबीआई ने गड़बड़ कर दिया। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का वाकौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी पे जनता ने भरोसा किया है, जनता ने विश्वास किया है और विश्वास करने वाला उन्होंने काम भी किया है। अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में डायरेक्ट गया है किसान सम्मान निधि के द्वारा, तो क्या उसमें सिर्फ 15% पहुंचा है? क्या 85% बिचौलिए खा गए मंत्री मिनिस्टर विधायक? नहीं खा रहे हैं ना। ये कोई लूप होल नहीं है, डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंच रहा है। वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे किसानों की किसान सम्मान निधि हो, अब कोई घोटाला नहीं हो रहा है। और जिसकी बात करें तो रोजगार की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का अगर सिर्फ ले लीजिए, 2.5 लाख रोजगार मात्र समाजवादी पार्टी सरकार में दिए 2012-17 तक, यानी कि 2,55,000 नौकरियां इन्होंने दी। हमने 5,50,000 नौकरियां दी, 2 गुने से ज्यादा हमने नौकरियां दी। लेकिन केसी जैन जी, इसका फर्क कहाँ पड़ रहा है? देखिए ना आप, मैंने तो इसलिए पहले ही कह दिया, इन तमाम बातों का कहाँ फर्क पड़ रहा है? इस बार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। मतलब मतलब ऐसा लगता है पहले से माइंडसेट है कि क्या करना है। वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, इतने चरण हमने निकाल दिए। बहुत बड़ा कारण है उसका, बहुत बड़ा कारण राखी जी। देखिए ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये नगर निकाय का चुनाव नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव तो जीत जाते, लेकिन लोकसभा की 7 की 7 सीटें, 6 सीटें, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। ये देश की चाबी है। देश की चाबी ऐसे मजबूत हाथों में जनता देना चाहती है जिससे देश आगे बढ़े। आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरे हैं देश की, और हम दूसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम लालायित हैं और भारत को सिरमौर बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए संकल्प। ठीक है, चलिए। 12/370 पे मुद्दा किसने खड़ा किया? वो तो केंद्रीय मुद्दा है, उसमें बाइकाट किया और ये भी कहा 12/370 वापस लाएंगे, हटेंगे। केसी जैन जी, ठीक है, ठीक है। जहाँ मुद्दों पे हुई है कई बार चर्चा। अगर नहीं 10 सेकंड राखिए जल्दी से। हाँ। देखिए जो अलगाववादी थे, अलगाववादियों को ताकत कौन दे रहा था? अपराधियों को ताकत उत्तर प्रदेश में कौन दे रहा था? अगर आज उनका सफाया हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हैं। आज अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, आज देश भी मजबूत हो रहा है। देश के सैनिकों पे ना तो विपक्ष को भरोसा है, ना तो देश के डॉक्टरों पे भरोसा है,
ना तो उन साइंटिस्टों पे भरोसा है। ठीक है केसी जैन जी, हो गए 10 सेकंड सर प्लीज। ठीक है मैं रोकूंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं नासिर जी? नासिर जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात आ जाने दीजिए। नासिर जी नहीं, बोलिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा राखी जी कि मैं अभी भाजपा प्रवक्ता भाई साहब को सुन रहा था, अपने भाई को, और मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये बोला कि हमने 500 हम लोग महीने का पेंशन देते थे, और वही पेंशन जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीफ करी कि समाजवादी पेंशन स्कीम अगर लागू की गई तो इतनी बेहतरीन तरीके से की गई कि उसमें दुनिया भर की प्रशंसा हुई। बीएड किए हुए, मगर आपको PhD किए हुए आपको ये दिलाना, ये कहना कि 500 की जो हम लोग पेंशन दे रहे थे उस पे टिप्पणी करके आप ये भूल गए कि आप 80 करोड़ लाभार्थियों को आपने क्या होता है, आपने उनको लाभार्थी बना के जोड़ दिया, बेनिफिशियरी बना के जोड़ दिया ताकि वो अपने पैर पे खड़ी ना हो पाए। 10 करोड़ से ज्यादा सबसे बड़ी बात तो ये है, 80 करोड़, ये बताइए अर्थव्यवस्था का क्या मायना रखेगा? अगर 80 करोड़ लोगों को आपने, अर्थव्यवस्था का क्या मायना रखेगा अगर 80 करोड़ लोगों को केसी जैन जी बोल लेने दीजिए सर, आपको भी तो दिया। समय दिया है मैंने, प्लीज। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है राखी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो टिपिकल एक मार्केटिंग की बातें करते हैं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले। मुझे सवाल इनसे बड़ा सिंपल सा पूछना है, अगर आपने इतनी अर्थव्यवस्था बढ़ा दी हो और काम किया हो तो 80 करोड़ लाभार्थी जो हैं उनको आप क्यों इतना दे रहे हैं? आपने इनकम टैक्स से निकाल के अडानी को दे दिए पैसे और ऊपर से 80 करोड़ लाभार्थियों को दे दिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको समझ नहीं आया? तीसरा पॉइंट मेरा सुन लीजिए, ये जो बातें कहने की हैं कि हमने ये किया वो किया, अरे अगर आपने किया होता तो जमीन पे दिखता, महंगाई कहां चली गई? इसका जवाब कौन देगा? आप दे दीजिए। ये बताइए, जो नौकरियां की बात कर रहे हैं आप, 2.5 लाख करोड़ की नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपके आंकड़े कहां से? आप पहले ये बताइए आंकड़े कहां से ला रहे हैं आप? आपको यही नहीं पता है, आपने 5.5 लाख की बात कर दी। अरे भाई साहब, आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात करी थी 2014 में, आज आप 2024 में बैठे हैं, कौन सी हवा में बातें कर रहे हैं? लगता है आप भी मोदी जी की तरह सूट बूट की सरकार की बातें कर रहे हैं। जमीन पे उतरिए भाई साहब, जमीन पे आइए और नौकरियां बताइए कहाँ है। और जो पेपर लीक का विषय है, मुझे ये बताइए पेपर लीक कितनी और कराएंगे? पेपर लीक आज जितने भी जो मतदान पढ़ रहे हैं, राखी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग तो हेलीकॉप्टर वाले राजनीति करते हैं ना, मोदी जी के साथ बड़े बड़ी बातें करते हैं। इनको ये बताइए 18 से 22 साल की उम्र के जो लड़के हैं जो पहली बार मतदान देंगे, वो मतदान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया भारतीय जनता पार्टी को सफाई कराओ, इनकी सफाई कराओ, क्योंकि अगर ये नहीं गए तो पेपर लीक जैसा विषय फिर आएगा उत्तर प्रदेश में और दुनिया। देखिए इस पूरी चर्चा में अभी एक बात आई थी ना, उत्तर प्रदेश में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे जब कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इस बार सेंधमारी करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बहुत दिलचस्प वाले आंकड़े यहाँ से निकलेंगे। एकदम हम कह दें कि एकदम क्लीन स्विप हो जाएगा। थोड़ी सी राह आसान जरूर कह सकते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी हैं, पीएम मोदी भी हैं, सीटें पहले आपकी सबसे ज्यादा है, हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हम ये भी कह दें कि नहीं बिल्कुल एकदम जो इक्का दुक्का थी वो भी चली जाएंगी, ये मुझे लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। और ठीक है केसी जैन जी, मैं आऊंगी अभी आपके पास। संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी आपकी आवाज थोड़ा सा समय बचा है, मैं लगता है बहुत जल्दी आपकी प्रतिक्रिया आ जाएगी तो बेहतर होगा। मुझे तो आप अब बस ये बता दीजिए कि आरजेडी की क्या तैयारी है, क्योंकि जब से एक कहते ना कि बिहार की पहले की भी सीटों को देख लीजिए, आने वाले चरणों की सीटों को देख लें, हम 6वें चरण में भी चले जाएं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ग्राफ बहुत अच्छा रहा नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा मेहनत तो है। राखी जी आप इस बात को नोट कर लें कि 40 जो लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, उसमें हमारा इंडिया महागठबंधन लगभग 25 सीट जीतने जा रहा है। ये एनडीए वाले अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दें कि बिहार में 40 में जो 39 सीटें उसे मिली थी, इस बार वो परिस्थिति नहीं है। और रहा मोदी जी का ग्राफ, तो मोदी जी का ग्राफ तो काफी हद तक गिर चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह नंगा कर दिया है भाजपा वालों को कि भाई चंदा दो और धंधा लो। तो इस देश का जो प्रबुद्ध मतदाता है वो इस बात को समझ चुका है कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
इतना बड़ा बहुरूपिया प्रधानमंत्री आज तक इस देश को ना मिला था और ना मिलेगा। चलिए, इतना बड़ा ठीक है। झूठ बोलने वाला ठीक है, प्रधानमंत्री मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं। और ना आगे कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। चलिए, मुन्ना जी मिलेगा। हमारे साथ नहीं जुड़े। ठीक है संजय जी, रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ छोटी छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया सभी की आ जाए। अरविंद खोखर जी, क्योंकि पहले ही हमने सारी सीटों पर बात कर ली है, मुझे लगता है आपने भी कह ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, बहुत कुछ तो चुनौती तो है। और इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, यदि वो सेंधमारी करते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त पे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है चौथा पांचवा चरण जो है वो क्लीन स्वीप होगा एक तरफा? क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूं, आपने कहा था कि फिलहाल जो वोटिंग जा रही है वो एक पक्षीय आएगी, मिली जुली नहीं आएगी। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये वोटिंग जो है एक पक्षीय जा रही है, बिल्कुल एक तरफा वोटिंग है। और किसकी है वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन खिचड़ी बिल्कुल नहीं है कि जो इतनी होगी। देखिए जो अगले चरण है, क्योंकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है नहीं, तो बीजेपी के पास ही सिर्फ खोने के लिए है, पाने के लिए विपक्ष के पास है। लेकिन अब तक के चुनाव में विपक्ष या इंडिया गठबंधन बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे पे घेरने में कामयाब हुआ है कि जो 400 पार का जो मुद्दा था, विपक्ष ने जरूर एक बार ये बात हवा बना दी थी कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए, इन्हें ये संविधान बदलना है। उस मुद्दे को छोड़ करके बाकी मुद्दों पे अब तक बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगातार हावी हैं और अपने आसपास ही इर्द गिर्द ही चुनाव को पूरा चला रहे हैं। और आज का जो रोड शो है, जिस तरह से भव्य रोड शो हुआ है, राजनीतिक ताकत मोदी ने दिखाई है। अगला चरण भी निश्चित तौर पे मोदी के आसपास ही घूमेगा। देखिए लोग अब मोदी का, जैसे कल एक इंटरव्यू आया है, आज इंटरव्यू आया जिसमें भावुक हुए हैं। अब पूरी सोशल मीडिया और पूरा विपक्ष उनके रोने को लेकर के मुद्दा उन्होंने बना दिया है। तो ये नरेंद्र मोदी की सफलता है कि तमाम मुद्दों को रहते हुए, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम विफलताओं के बावजूद भी चुनाव 10 साल बाद भी अगर चुनाव हो रहा है तो उसी देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूम रहा है कि इसको लाना है, इसको हटाना है। मुद्दे तो जमीन से बिल्कुल गायब है। एक बार जरूर इंडिया गठबंधन सफल हुआ है, जो 400 पार का जो बात थी कि इनको संविधान बदलने के लिए चाहिए, उसको छोड़ करके बीजेपी को अब तक एक बार भी इंडिया गठबंधन बैकफुट पर नहीं ला पाया। लगातार चुनाव जो से पहले चरण से लेकर के अब तक लगातार नरेंद्र मोदी ने अपने इर्द गिर्द ही चुनाव घुमाया है। और अगले जो चरण होंगे, जैसे वहां डेरा डालेंगे, जो हाथ जो ताकत दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, तो बिल्कुल उसी तरह के आसपास की वो घूमेगी। और जो बिहार की जो सीटें हैं वहां पर अभी भी जो है, जो भले कोई भी दावा करते थे बीजेपी और नीतीश कुमार, वहां तगड़ी फाइट में, क्योंकि मतदाताओं के सामने विकल्प पहले वाली बात नहीं थी कि सबके हाथों में मोबाइल फोन है। तो मतदाता समझता है चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। इसलिए रैलियों की भीड़ के आधार पर सफलता विफलता का निशाना नहीं लगाया जा सकता। राहुल गांधी की रैलियों में काफी भीड़ होती है, लेकिन जो वोट में कन्वर्ट नहीं। चलिए अरविंद जी, रोकूंगी मैं बीच में। आरपी श्रीवास्तव जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मुझे बस ये जानना है कि यूपी की 14 पांचवें चरण की और इस तरफ छठवें चरण की भी यूपी की 14 ही सीटें हैं। अब मुझे लगता है पूर्वांचल की लगभग जो सीटें हैं, तमाम चीज़ों को, चाहे आजमगढ़ जाइए, फूलपुर जाइए, प्रतापगढ़ जाइए, सुल्तानपुर जाइए, और पिछले जो 5वें चरण की 14 सीटें हैं, तो ये तो एक को छोड़ के सब वैसे बीजेपी के पास थी। क्या लग रहा है इन दोनों जगहों में थोड़ी सी सेंधमारी इंडिया गठबंधन कर पाएगा, जिस ताकत से पीएम मोदी लगे हैं और इंडिया गठबंधन भी एक बार साथ है? तो देखिए, एक तरफा लहर है तो फिर तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली जाएंगी या एनडीए गठबंधन को चली जाएंगी। लेकिन एक बात और भी है कि 2019 और 2014 के चुनाव में थोड़ा अंतर जरूर दिख रहा है। अभी 400 पार, उसके बाद संविधान बदलने वाली बात, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ज़मीनी स्तर पर कहीं न कहीं पर जो प्रभावित कर रहे हैं। रही बात मोदी जी के इर्द गिर्द घूमने का चुनाव, तो बराबर अपनी तरफ घुमा लेते हैं प्रधानमंत्री जी, ये बात तो सच है। लेकिन कई जगहों पर घिरते भी नजर आए हैं और शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं विपक्ष को थोड़ा बहुत आशा की किरण जरूर दिख रही है। लेकिन इन पूरे चरण में, 5वें और 6वें चरण में, अगर ये जिस तरह से सीटें पिछले चुनाव में पाए हैं, अगर उसमें कहीं कोई कमी आती है, कुछ भी सीटें कम होती हैं, हाँ, तो सिर्फ एनडीए की कम होगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। और ये आने वाले समय में ये देखना होगा 4 जून को कि क्या परिणाम होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई एक तरफा परिणाम होगा। और कोई सुनामी चल जाए मोदी जी की तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई चुनाव बड़े चमत्कारिक देखा हमने। और ये भी देखा है कि कई बार जो सत्ता में रहे हुए जिनके जो है, आप एक समझिए इंदिरा गांधी के समय में देखिए पूरे उत्तर भारत में साफ हो गई भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब ये जनता के ऊपर है कि वो क्या सोचती है। और आने वाले समय में ये भी बात होगी कि भाई ये चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी और आने वाली सरकार किस तरह की होगी, ये भी देखना होगा। केसी जैन जी 10 सेकंड, क्योंकि समय हो गया, मैंने कहा था इसलिए आई हूँ, वक्त नहीं है, बिल्कुल प्लीज जल्दी से। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है और जनता का भरोसा जिस प्रकार से मोदी जी ने जीता है, साथ ही साथ चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे गरीबों को आवास रहे हों,
किसानों को सब्सिडी रही हो, और जहां तक रोजगार की बात रही, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके से आप चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे गरीब वर्ग है, सबको ध्यान में रख करके मोदी जी ने लगातार काम किया है और इसका प्रभाव हर जगह पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो केंद्रीय मुद्दे थे उन पे भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर की समस्या को समाप्त करना, वो चाहे जीएसटी लेकर के आना हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उत्तर प्रदेश में चाहे काम हो, इन सारी ठीक है केसी जैन जी, लेकिन ये मुद्दे इस बार नहीं है, ये मुद्दे बिल्कुल एक तरफ हैं और जो मेन मुद्दे थे वो भी कहीं नहीं है, अब तो कुछ और ही दिख रहा है। खैर ठीकते हैं, जनता के ऊपर है सब किसको चुनती है वो। वक्त हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कहने के लिए इस मंच से बहुत कुछ है, पार्टी का जो पक्ष रखते हैं वो बताते हैं अपने मुद्दों के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, लेकिन मंच से पीएम मोदी नहीं कहते, वहां से भारतीय जनता पार्टी कुछ और बातें करने लगती है, कोई और बयान आते हैं, हर चरण में एक नया सिनेरियो दिखता है। बेहद महत्वपूर्ण होंगी ये सीटें और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा क्लीन स्विप होगा, कुछ ना कुछ देखिएगा, फैक्टर्स बदले हुए मिलेंगे। बहुत ज्यादा कहना अतिशयोक्ति होगी, इंतजार 4 जून का करेंगे और इन चरणों के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।